हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा था कि इंटेलिजेंस क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके हम यूजेस कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। और एक साइकोलॉजिस्ट है जिनके अकॉर्डिंग 8 टाइप्स बताए गए थे जिनका नाम था गार्डनर। वो हमने लास्ट टाइम देखा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस क्या होती है। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है इसके अंदर कि फैक्टर थ्योरी बताइए इंटेलिजेंस की, क्या क्या फैक्टर थ्योरीज होती हैं। तो ये थ्योरीज हम आज देखेंगे। इसके अंदर 2 थ्योरीज हैं। सबसे पहली है फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसके अंदर भी है 2 फैक्टर थ्योरी और जी फैक्टर थ्योरी। आइए देखते हैं कि जी फैक्टर थ्योरी और 2 फैक्टर थ्योरी क्या होती है। 2 फैक्टर थ्योरी वाज गिवन बाय चार्ल्स स्पीयरमैन। ये साइंटिस्ट के लिए चाहे साइकोलॉजिस्ट के लिए इनके द्वारा दी गई थी ये थ्योरी। ए ब्रॉड जनरल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व इन every individual intelligence and intellectual activity undertakes। मतलब इन्होंने बताया कि एक ब्रॉड जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर होता है हमारे अंदर। एक ब्रॉड जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर होता है हमारे सबके अंदर, सब इंडिविजुअल के अंदर होता है ये, जिसको हम डिनोट करते हैं जी से, कैपिटल जी से। इन्वॉल्व करता है सब इंडिविजुअल के अंदर, उसकी इंटेलिजेंस को दर्शाता है ये, और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज को दर्शाता है ये। अब एवरी इंडिविजुअल पोजेस जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर, वही है ये ब्रॉड कह दो चाहे, या फिर नॉर्मल जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर कह दो। एवरी इंडिविजुअल पोजेस जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर इन वेरिंग अमाउंट। वेरिंग अमाउंट है, जैसे किसी के पास कम है तो किसी के पास ज़्यादा है, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये। और ये तो थी हमारी जी, मतलब जनरल इंटेलिजेंस की क्या थी ये। अब एक इसके अंदर एक टर्म और आती है स्पेसिफिक एबिलिटी। अब स्पेसिफिक एक तो था हमारा कैपिटल जी, जिसे हम कह रहे थे ब्रॉड जनरल इंटेलिजेंस या फिर जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर। अब एक चीज और आती है हमारे पास स्पेसिफिक एबिलिटी। स्पेसिफिक इज लर्न एंड एक्वायर्ड। स्पेसिफिक लर्न की जाती है, सीखी जाती है, फिर एक्वायर की जाती है, मतलब गेन की जाती है इन द एनवायरमेंट इन वेरियस फॉर्म। वेरियस फॉर्म के अंदर, अलग अलग रूप के अंदर एक्वायर की जाती है हमारे अंदर। एक्टिविटी टू एक्टिविटी इवन इन द सेम इंडिविजुअल। किसी किसी के अंदर सेम भी हो सकती है, एक्टिविटी टू एक्टिविटी भी के रूप में भी आ सकती है, और किसी किसी के अंदर वेरी भी कर सकती है। एंड इंडिविजुअल और इंटेलिजेंस इज द सम ऑफ जनरल फैक्टर एंड ऑल हिज स्पेसिफिक एबिलिटीज। अब इसके ये लाइन का मतलब इस फॉर्मूले के अंदर है कि जो हमारी सम टोटल है इसको ए से डिनोट करते हैं हम। हमारी टोटल इंटेलिजेंस को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, और जी फैक्टर जो हमारा था वो था हमारा ब्रॉड जनरल इंटेलिजेंस, जो कि हम सब इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये है स्पेसिफिक फैक्टर्स। स्पेसिफिक या तो फैक्टर कह दो या एबिलिटी कह दो, जो हम लर्न करते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितने स्पेसिफिक एबिलिटीज हैं। किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 50 है। तो इन एक तो ये जनरल इंटेलिजेंस और जितनी हमारी स्पेसिफिक एबिलिटीज हैं उनका सम टोटल कहलाता है ए। यानी टोटल इंटेलिजेंस, कि हमारे पास टोटल इंटेलिजेंस कितनी होती है। तो 2 फैक्टर थ्योरी के अंदर यही था बस कि भाई हमारी जो ब्रॉड जनरल इंटेलिजेंस है और जो हमने एक्वायर की है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, उनका टोटल 2 फैक्टर थ्योरी कहलाता है। मतलब 2 फैक्टर कैसे हुआ, एक तो हमारा जी हो गया, एक हमारा एस हो गया, तो ये 2 फैक्टर्स हो गए ना, इसलिए 2 फैक्टर थ्योरी। सेकंड थ्योरी आती है प्रॉब्लम प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। These theories have focus on intellectual process। इस थ्योरी के फोकस मतलब दिस थ्योरी ये फोकस करती है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के ऊपर। द पैटर्न ऑफ थिंकिंग दैट पीपल यूज, जो पीपल यूज करती है थिंक करने के लिए, जो पैटर्न यूज करती है वो व्हेन दे रीजन एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। मतलब कि इसमें ये बताया गया है कि पैटर्न जो पब्लिक मतलब जो पीपल यूज करती है पैटर्न, कि पब्लिक मतलब जो पीपल है वो क्या पैटर्न यूज कर रही है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और रीजनिंग करने के लिए।
दे आर ऑफन मोर इंटरेस्टेड इन हाउ पीपल सॉल्व प्रॉब्लम, मतलब ये ऑफन मतलब मोर इंटरेस्टेड होते हैं इन हाउ पीपल प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब पीपल कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एंड हाउ मैनी गेट द राइट सॉल्यूशन, और कितने लोग राइट सॉल्यूशन गेट कर पाते हैं, मतलब कितने लोग राइट सॉल्यूशन प्राप्त कर पाते हैं। दे हैव फोकस्ड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, मतलब इसमें फोकस किया जाता है कि आपकी डेवलपमेंट कितनी हो रही है कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ की, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है आपकी, जो भी मतलब कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कौन सी होती है, अटेंशन हो गई, परसेप्शन हो गई, मेमोरी हो गई, ये सब जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं इनके डेवलपमेंट का असेसमेंट किया जाता है इसके अंदर कि आपको राइट सॉल्यूशन मिला तो आपकी क्या एबिलिटीज़ थी कि आपको राइट सॉल्यूशन मिला, अगर आपको रॉन्ग सॉल्यूशन मिला है तो आपके अंदर कौन सी एबिलिटीज की कमी है कि आपको रॉन्ग सॉल्यूशन मिला, ये सब कुछ इसके अंदर देखा जाता है प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। थर्ड आती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, इसे हम कह सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टडीज। द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच इज द मैनर in which one proceed to perform a mental task or solve a problem from the time across in gathering information and make use of this information for complete the task or solve the problem in hand। इंफॉर्मेशन प्रोसेस अप्रोच करती है इन दिस द मैनर विच वन प्रोसीड, एक इंडिविजुअल प्रोसीड करता है टू परफॉर्म ए मेंटल टास्क, एक इंडिविजुअल को प्रोसीड करना पड़ता है एक मेंटल टास्क और सॉल्व द प्रॉब्लम, या तो टास्क बोल दीजिए मेंटल टास्क, या सॉल्व द प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है फ्रॉम द टाइम पीरियड के अंदर, अक्रॉस इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को गैदर करके, एंड मेक्स यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन का यूज करना है फॉर कंप्लीट द टास्क, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, जो आपने टास्क मिला है आपको, जो मेंटल टास्क मिला है या फिर जो भी प्रॉब्लम आपको मिली है उसको सॉल्व करने के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन, आपने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना है फॉर कंप्लीट द टास्क, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और द सॉल्व प्रॉब्लम इन हैंड, और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हैंड के अंदर, हैंड यानी यहाँ पे हाथ नहीं है, मतलब जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को। और इसका आता है असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का असेसमेंट हम किस किस तरीके से करते हैं, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। अब हमारी जो इंटेलिजेंस होती है उसको असेसमेंट करने के लिए हम एक आईक्यू टेस्ट हेल्ड करवाते हैं, आईक्यू टेस्ट यानी इंटेलिजेंस क्वोशंट, ये से आगे मिलेगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। क्वोशंट ये एक टेस्ट होता है जिसके थ्रू हम पर्सन के इंटेलिजेंस का असेसमेंट करते हैं कि उसकी इंटेलिजेंस कितनी है कितनी नहीं है। और इसके अंदर हम एक तो इंडिविजुअल का टेस्ट कर रहे हैं, एक ग्रुप का टेस्ट कर रहे हैं। इंडिविजुअल का भी कैसे कर रहे हैं, वर्बल तरीके से, एक नॉन वर्बल तरीके से, एक वर्बल तरीके से, एक नॉन वर्बल तरीके से, मतलब एक तो इंडिविजुअल का हम वर्बल तरीके से कर रहे हैं, एक नॉन, एक ग्रुप को कर रहे हैं वर्बल, और एक नॉन वर्बल टेस्ट कर रहे हैं। अब वर्बल और नॉन वर्बल क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट क्या होता है। वर्बल यानी सीधी सी बात है कि भाई दीज मेक यूज ऑफ लैंग्वेज, वो अपनी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं इसलिए वर्बल टेस्ट हो रहा है। दिस टेस्ट ओनली वन इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल दे सकता है इसको। और सेकंड आता है इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट, दिस टेस्ट इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करके ये टेस्ट देना होता है। एक तो हम वर्बली बता रहे हैं, एक थिंग्स को मैनिपुलेट करना है, ऑब्जेक्ट्स जो हमें ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनको मैनिपुलेट करके हमें टेस्ट देना है। अब ग्रुप के अंदर भी यही है कि भाई दीज टेस्ट आर अप्लाइड टू अ ग्रुप, दे मेक यूज ऑफ लैंग्वेज, वो अपनी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं और एक ग्रुप के अंदर टेस्ट दिया जा रही है। वहाँ पे एक इंडिविजुअल में लिया जा रहा था, यहाँ पे एक ग्रुप में लिया जा रहा है। और ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट में क्या होता है, दीज टेस्ट डर नॉट मेक यूज ऑफ लैंग्वेज, ये अपनी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते, और अप्लाइड फॉर अ ग्रुप, और ग्रुप का टेस्ट लिया जाता है इसके अंदर। अब इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है
वो हमारा आता है इंटेलिजेंस कोशेंट। इसको ही हम आईक्यू कहते हैं। आपने सुना भी होगा कई जगह कि आईक्यू आईक्यू, वो आईक्यू की फुल फॉर्म ये होती है इंटेलिजेंस कोशेंट। द आइडिया ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट वाज यूटिलाइज्ड बाय, मतलब वाज यूटिलाइज यानी यूज किया गया था एक तरह से फर्स्ट इन 1916 में यूज किया गया था। किसके थ्रू? बाय स्टैनफोर्ड बिनेट, एक पर्सन थे जिन्होंने इसका यूज किया 1916 के अंदर कि आईक्यू क्या होता है। उन्होंने ये बताया कि आईक्यू इज द रेशियो बिटवीन मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज, MA और CA। मतलब कि हमारा आईक्यू जो होता है वो एक रेशियो होता है मेंटल एज का और क्रोनोलॉजिकल एज का एक रेशियो होता है। वाइल द क्रोनोलॉजिकल एज, अब क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि मेंटल एज हमारी क्या है और क्रोनोलॉजिकल एज हमारी क्या है। अगर हम निकालना भी चाहे अपना आईक्यू तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए मैं बताता हूँ आपको। देखो, वाइल द क्रोनोलॉजिकल एज इज डिटरमाइंड फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि जो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है, जो आपकी CA है, वो आपके बर्थ के टाइम पे जो आपकी जो मतलब बर्थ हुआ जब से आपका, वो एज जो है आपकी वो क्रोनोलॉजिकल एज है। जैसे आपका बर्थ हुआ 2020 में, आपका बर्थ हुआ, अब आपका 2024 चल रहा है तो उसमें आप 4 साल के हो गए, तो ये आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ। मेंटल एज, अब मेंटल एज अलग होती है, मेंटल एज अलग तरीके से देखी जाती है। मेंटल एज इज डिटरमाइंड बाय द इंटेलिजेंस टेस्ट, जो हम ऊपर टेस्ट ले रहे थे अभी इंडिविजुअल का और ग्रुप, मतलब ग्रुप टेस्ट ले रहे थे हम आईक्यू का, उसके थ्रू हमारी मेंटल एज मतलब पता लगाई जाती है कि हमारी मेंटल एज क्या है। क्रोनोलॉजिकल एज तो हमारी जो नॉर्मल एज होती है वो, और मेंटल एज हमारी जो इंटेलिजेंस टेस्ट देख के पता चलती है वो एज होती है मेंटल एज। अब आईक्यू का एक फॉर्मूला है कि किसी को आईक्यू निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसका मेंटल एज जो हमें उसके अंदर मिलेगा, इंटेलिजेंस टेस्ट देके मिलेगा। और क्रोनोलॉजिकल एज जो हमारी जो नॉर्मल एज है इंटू 100, मतलब MA/CA इंटू 100, ये हमारी आईक्यू निकालने का फॉर्मूला है। अब जैसे इसके अंदर एग्जांपल दे रखा है कि भाई कैसे आईक्यू निकालेंगे हम। Imagine a 10-year-old boy scores a mental age of 12. His IQ will be, इमेजिन कीजिए एक 10-year-old बॉय है। 10-year-old यानी इसकी CA तो ये हो गई, क्रोनोलॉजिकल एज तो इसकी 10 ईयर हो गई, और इसने स्कोर किया है, इसने मतलब प्राप्त किया है, एक मार्क्स प्राप्त किए हैं इन द मेंटल एज ऑफ 12। इसने इंटेलिजेंस टेस्ट दिया, उसके अंदर इसको 12 एज मिली है स्कोर के टाइप में, मतलब एक स्कोर मिला है इसको मेंटल एज का 12। तो हम कैसे निकालेंगे? IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100। अब MA हमने क्या देखा? 12, तो 12 ऊपर आ गया। CA हमने क्या देखा? 10, तो 10 नीचे आ गया, और इंटू 100 तो है ही, तो यहाँ से 10 to 10, 12 इंटू 10 120, मतलब उसकी IQ कितनी हो गई? 120। उस जो भी पर्सन था, जो भी बॉय था, उसकी IQ कितनी हो गई? 120। अब कुछ क्लासिफिकेशंस है ऑफ इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू IQ, कि भाई आपकी IQ के अकॉर्डिंग आपका क्या लेवल है इंटेलिजेंस के, आपके इंटेलिजेंस का क्या लेवल है। तो जीनियस के पास IQ होता है 140 और उससे ज़्यादा। वेरी सुपीरियर के पास होता है 130 to 140। सुपीरियर के पास होता है 120 to 130। अबोव एवरेज के पास होता है 110 to 120। और एवरेज, जो एवरेज हमने माना है वो 90 से 110 माना है। ये अलग अलग बुक के अंदर आपको 5-10 का डिफरेंस मिलेगा। बाकी आपको लर्न तो यही करने हैं, मतलब आगे पीछे करो चाहे से, पर लर्न तो करना ही पड़ेगा। डल एवरेज मतलब थोड़ा एवरेज से कम, 80 to 90 उसका IQ होता है। बॉर्डर लाइन जो बॉर्डर पे है, मतलब उसका IQ ज़्यादा कम नहीं है, वैसे बॉर्डर पे ही है, तो वो 70 to 80। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली रिटार्ड है वो, माइल्ड मतलब थोड़ा कम।
मतलब बॉर्डर लाइन के पास में ही है पर बॉर्डर लाइन पे भी नहीं है वो। तो माइल्ड है मतलब कम है। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड सबसे कम होता है, मॉडरेट मीडियम होता है और सीवियर हाई होता है। तो माइल्ड वाले का कितना है 550 to 70। मॉडरेट वाले का IQ है 35 to 50। और सीवियर का है 20 to 35। और प्रोफाइंड मेंटल रिटार्डेशन मतलब जो मेंटली रिटार्ड ही है उसका 0 to 20 होता है। अगर आपको अपनी एज, मेंटल एज पता है तो आप भी इस फॉर्मूले से आपकी अपनी IQ चेक कर सकते हैं। बाकी आपको तो कोई वो मतलब साइकोलॉजिस्ट के पास मिलना पड़ेगा अगर कोई इंटेलिजेंस टेस्ट अगर आपको देना है तो। बाकी आज आज के लिए इतना काफ़ी, हमारा इंटेलिजेंस टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।